नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो है मॉनसून। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और थ्योरी देखने के बाद मैं अपने सेल्फ रिटन नोट्स लिख लिख करके आपको हर बार की तरह अच्छे से समझाऊंगा। अगर किसी का कंसेप्ट नहीं क्लियर है मॉनसून को लेकर के या वर्षा को लेकर के, पश्चिमी विक्षोभ को लेकर के, तो मैं आशा करता हूँ कि आज बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर पहले से क्लियर है तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहली बात है कि मॉनसून क्या होता है। तो मॉनसून की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो अरबी भाषा के एक मौसम से हुई है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु से, ठीक है। बेसिकली जो हवाएं बह रही हैं, ठीक है, आसपास में आपके, तो ये जो हवाएं बहती हैं या पवनें बह रही हैं, इनमें सीज़न के साथ से, मतलब मौसम के हिसाब से, जिस हिसाब से भी चेंज हो रहा है वही कारण बनता है वर्षा का, ठीक है। तो इसी को जोड़ दिया जाता है मॉनसून से। मींस अगर इंग्लिश में डायरेक्टली कहूँ तो सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, इसी को कहते हैं मॉनसून, ठीक है। यानी कि हवाओं का ऋतुओं के हिसाब से जो परिवर्तन होता है वही मॉनसून कहलाता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है, जो कि अरब से उत्पत्ति है, तो अरब, ठीक है, अरब के जो देश हो रहे हैं वहाँ पर भारत और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा, यानी कि थोड़ा सा, तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो एरिया है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगा। तो यहाँ पर बारिश होती है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो बारिश होती है वो दो भागों में हो रही है। पहली जो बारिश हो रही है वो उसको आप जानेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा हो रही है। अभी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करूँगा, ठीक है, बस अभी सुन लीजिए। और दूसरी जो बारिश हो रही है वो समझ लीजिए कि उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा हो रही है, जिसको रिट्रीटिंग भी कह रहे हैं। रिट्रीटिंग मानसून यानी कि लौटता मानसून, ठीक है। तो जो पहली बारिश है वो लगभग 80% कंटेन करती है और उत्तरी पूर्वी वाली 20% या 17% के आसपास भारत में बारिश करती है, ठीक है। भारत में सक्रियता कब से कब तक रहती है, तो सारी स्टैंडर्ड बुक्स में, इवन जीसी लियोंग में भी यही डेटा दिया हुआ है कि आप जून से लेकर के सितंबर तक का जो महीना है वहाँ पर मानेंगे कि मानसून आ रहा है या रेनी सीजन है, ठीक है। वहीं आप स्टार्टिंग के मंथ्स में ये मानेंगे कि ये जो है कोल्ड एंड ड्राई सीजन है, ठीक है। एंड हॉट एंड ड्राई सीजन, सॉरी, स्टार्टिंग के मंथ में हॉट एंड ड्राई सीजन होता है मार्च टू जून, मिड जून तक लेते हैं, और कोल्ड एंड ड्राई सीजन होता है अक्टूबर से फरवरी तक का, ठीक है। तो वो बातें भी मैं जीसी लियोंग की भी कुछ कुछ बता दूंगा। मैंने कहा है कि मैं बहुत सारे सोर्सेज यूज करके एक निचोड़ बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। कहाँ पर हिट करता है? सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो भारत के केरल राज्य में आता है। अब केरल में भी जो सबसे नीचे का पॉइंट है, समझ लो कि कन्याकुमारी के आसपास, वहीं पे हिट करता है, ठीक है। और कृषि, जो भारतीय कृषि है वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? तो वो भी डिपेंड करती है मॉनसून पर, ठीक है। हमारी जो फसलें हैं वो मॉनसून पर ही डिपेंड करती हैं कि हमें गेहूं के लिए थोड़ी सी शार मिल जाए, और मतलब जब हम लोग चावल बोते हैं तो उसके लिए हमें ठीक ठाक बारिश मिल जाए, यही हम लोग कामना करते हैं, ठीक है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है, लेकिन बेसिकली केवल उष्ण तो नहीं है, ठीक है, उष्ण प्लस उपोष्ण दोनों है। तो भारत जो है उपोष्ण कटिबंध में भी पड़ता है, यानी कि सब ट्रॉपिकल। आशा करता हूँ कि सब ट्रॉपिकल पता होगा। देखिए, 23.5 डिग्री जो होता है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। उसके ऊपर का जो हिस्सा है भारत का, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है, और जो नीचे का हिस्सा है इसके 0 डिग्री तक, वो वाला उष्ण कटिबंध में पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि भारत जो है उष्ण और उपोष्ण, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में ही लाई करता है। अब हम लोग थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो चलिए, अब कंसंट्रेट हो जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अब पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे पवनों के बारे में क्लियर कर दे रहा हूँ, एक दो नियम है उनको क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे होता है। देखिए, किस तरह से नाम लिखा जाता है किसी भी पवन का। तो अगर पवन है तो उसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? अगर पवन इस डायरेक्शन से चल रही है, जहाँ पर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे पश्चिमी पवन। पश्चिमी पवन क्यों ऐसा? क्योंकि जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, शुरू हो रही है, तो शुरू होने की दिशा से नाम, तो शुरू जिस डायरेक्शन से हो रही है उसी को हम लोग उसी डायरेक्शन से नाम देते हैं। अगर मान लीजिए कोई पवन इस डायरेक्शन में चल रही है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग यहां पर डायरेक्शन खींच देंगे, ठीक है, तो एक तरह से ये शुरू हो रही है आपके साउथ और वेस्ट से, साउथ वेस्ट से, तो ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी पवन,
ठीक है, यानी कि नाम कहाँ से लिख रहे हैं, जिस डायरेक्शन से उसकी उत्पत्ति हो रही है। तो पहला बेसिक्स ये क्लियर करना था, तो ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरा बेसिक क्या है, दूसरा है फेरल का नियम। फेरल एक व्यक्ति हैं जिनका नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चूंकि पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पर घूमती है, अगर अर्थ में बना दूं, ठीक है, जो कि लगभग 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ, ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर घूमती है, उसके साथ साथ ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है, सूर्य जहां भी हो उसका भी चक्कर ये लगा रही है, ठीक है। तो जब भी इस तरह की गति होती है, जैसे एक चीज और मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जो सेल्फी पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो सेल्फी पॉइंट्स बनते हैं, जो घूमते रहते हैं, लोग इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, और हाथ में सेल्फी फ़ोन ले लेते हैं और यहाँ पर दांत निकाल देते हैं अपना, ठीक है। तो अगर ये केवल घूमता रहता है, अब मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसी रॉली पे हो जो कि ये पूरा भी घूमता रहे, ऐसे ऐसे भी घूमता रहे, ठीक है, तो यहाँ पर दो फोर्स काम करेंगे। तो एक फोर्स को बोलते हैं आपका, मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो कुमुलेटिव फोर्स होगा उसको बोलेंगे कोरोलिस फोर्स, ठीक है। तो फेरल ने कहा कि पृथ्वी चूंकि ऐसे घूमती है तो यहाँ पर कोरोलिस बल लगता है। क्या लगता है? कोरोलिस बल लगता है। अब देखिए कंसेप्ट इनका क्या था। फेरल ने कहा कि हवा एक गतिशील वस्तु है और इसके ऊपर कोरोलिस बल के प्रभाव का मैं अध्ययन कर रहा हूं। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटा जाए तो ऊपर का भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि पृथ्वी घूम रही है उस कारण से जो हवाएं आएंगी वो दाहिनी ओर विस्थापित हो जाएंगी। यानी कि अगर कोई हवा ऐसे सीधी सीधी उत्तरी गोलार्ध की ओर पहुंचती है तो वो किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी? अपने दाहिनी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ये कंसेप्ट याद रखिए। और सेम यही चीज अगर कोई हवा दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचती है तो वो किस ओर मुड़ जाएगी? तो बाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हवाएं मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है। तो ये दो चीजें और आपको जाननी है। इसके बाद जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री जो कि ठीक बीच में है। इसके ऊपर मैंने इसको विभाजित किया था तो 30 to 35 डिग्री नॉर्थ, 60 to 65 नॉर्थ और ये 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आप नीचे भी विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब जो समझना है हम लोग को वो ये समझना है कि सामान्य स्थिति में सूरज की जो सबसे ज़्यादा रोशनी आती है वो कहाँ आती है? 0 डिग्री पे। तो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें एक और दे रहा हूँ कि जितना ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पर उतना लो प्रेशर पाया जाएगा, ठीक है ना। ताप अधिक बराबर होगा दाब कम के, ठीक है ना। इसका भी अभी हम लोग यूज करेंगे। इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और है व्यापारिक पवनों का, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, ट्रेड विंड जो है किसको कहते हैं? तो इन पवनों का कार्यक्षेत्र क्या है? तो 0 डिग्री से लेकर के 30 से 35 डिग्री वाली जो लाइन है नॉर्थ की, उन्हीं के बीच में ये काम कर रही हैं, ठीक है, या साउथ की, दोनों। तो यानी कि व्यापारिक पवनें किनके मध्य में काम कर रही हैं? इन्हीं के मध्य में काम कर रही हैं। तो एक तरह से इनको काम ऐसे करना चाहिए, बस समझाने के लिए भी बना रहा हूं, ठीक है ना। नीचे से भी सिमिलरली, ठीक है। अब ये जो मैंने डायरेक्शन दिखाई, अगर इस पर हम लोग फेरल का नियम लगा दें तो जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले, ये स्थिति होगी पवनों की जबकि पृथ्वी रुकी हुई है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी घूम रही है तो फेरल का नियम लगेगा। फेरल का नियम लगेगा तो जैसे ही ये जो पवनें हैं, ठीक है ना, जो उत्तरी गोलार्ध की ओर मतलब मुँह की हुई हैं, ये वाली, ठीक है ना, ये किधर मुड़ जाएंगी? तो ये सब की सब अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी, यानी कि ये पौने कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, ठीक है। और जो आपका ऊपर से आने वाली पौने हैं, ठीक है, जो कि साउथ की ओर मुंह की हुई हैं, वो किधर घूमेंगी? तो अगर देखेंगे तो वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये अपनी बाईं ओर मुड़ी और ये अपनी दाईं ओर मुड़ी, ठीक। कैसे दाईं ओर? तो एक बारी
अपोजिट करके अब आप देख लीजिए, ठीक है, क्या ये दाईं ओर मुड़ रही हैं या नहीं मुड़ रही हैं। जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ मुड़ रही हैं, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये अपनी दाईं ओर मुड़ रही हैं, जो उत्तरी पवन है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, ये भी कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इनको व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं या ट्रेड विंड क्यों कहते हैं। ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं कि जो भी पुरानी सभ्यताएं हैं, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया, आपका दजला फरात नदियों के किनारे जो है, या फिर यूनानी सभ्यता, ये सारी की सारी सभ्यताएं आपके 0 to 30 to 35 डिग्री के बीच में ही हुई नॉर्थ साउथ में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी सभ्यताएं, और सभ्यताएं पनपी कैसे, जब पनपी तो धीरे धीरे उसमें जो व्यापार है ना, उन्होंने ही योगदान दिया कि हम व्यापार करेंगे तभी वो सभ्यताएं एक स्थान पर टिक पाई। ठीक है, तो इस कारण इनको व्यापारिक पवने भी कहते हैं, क्योंकि वो व्यापार में मददगार थी। कभी कभी इन्हें अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में घोड़ों से नदे नाव जो है, जब 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी उच्च वायुमंडलीय दाबीय पेटी में फंस जाते थे, जैसे नाव लेकर के जा रहे हैं और 30 to 35 वाले एरिया में कहीं फंस गए, ठीक है, तो बचने के लिए या नाव भारी होने के कारण ये लोग घोड़ों को क्या करते थे, समुद्र में फेंक देते थे। इस ऐतिहासिक घटना को बनाए रखने के लिए, जीवंत बनाए रखने के लिए आज भी इसको किससे जाना जाता है, तो हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश से जाना जाता है। अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद एक पवनों के बारे में और पढ़ लेते हैं। कौन सी पवने हैं? तो हैं पछुआ पवने। ठीक है, पछुआ पवनों को वेस्टर्लीज भी कहते हैं, जो कि आपका 30 to 35 नॉर्थ से 60 to 65 नॉर्थ साउथ के मध्य चलती हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने ये बनाया था, इसी में समझ लो कि इनके बीच में जो पवनें चलेंगी वो कौन सी होंगी, तो वो होंगी आपकी पछुआ या वेस्टर्लीज। ठीक है, अब एक चीज़ और इनके बारे में जान ही लेते हैं, हालांकि वो अलग पोर्शन है, लेकिन जान लेते हैं कि चूंकि अगर पृथ्वी की बात करें तो जो स्थल खंड है, ठीक है ना, ठीक, तो स्थल खंड जो है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में ज़्यादा है। स्थल खंड जो है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में ज़्यादा है, नीचे कम है। ठीक है ना, ठीक, नीचे कम है। तो इस कारण से क्या होता है कि ऊपर जो आपकी पछुआ पवनें चलती हैं वो लड़ करके चलती हैं, यानी कि वेस्टर्लीज फ्लो जो होता है वो ऊपर काफ़ी परेशानी के साथ चलता है। क्यों? क्योंकि 80% लैंड है और 20%, लेकिन साउथ में, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं है, 20% लैंड है। इसीलिए यहाँ पर जो वेस्टर्लीज होती हैं, यानी कि पछुआ पवनें होती हैं, वो बहुत स्मूथली फ्लो करती हैं, तो इनका नाम रखा जाता है। क्या क्या नाम रखा जाता है? जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं गरजता चालीसा। इसी प्रकार 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को प्रचंड पचासा और चीखता साठा। ठीक है ना, इंग्लिश में अलग अलग नाम है, रोरिंग है, ऐसा करके कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो रोरिंग 40s होता है, गरजता वाले को कहते हैं। ठीक है ना, फ्यूरियस 50s होता है, प्रचंड 50 को कहते हैं, और श्रीकिंग 60s होता है, चीखता 60 कहते हैं। अब इसके ऊपर जो बचती हैं वो 60 से 65 डिग्री से 90 डिग्री वाले को हम लोग ध्रुवीय पवने कहते हैं। ठीक है, पोलर विंड्स कहते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में मॉनसून कैसे आ रहा है। ठीक, तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग को फोटो बनाना पड़ेगा। फोटो बनाते हैं, तब तक आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, चलिए, बात शुरू होती है इक्वेटर से। बात इतनी बिगड़ जाती है कि बात पहुंच जाती है इक्वेटर पे। ठीक है, और यहाँ पर है आपका ठीक है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया और यहां पर है आपका इंडिया। ठीक है, ये है इंडिया। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है, सूर्य की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा वो बात पहले ही कर लेनी थी, लेकिन चलिए अभी कर लेते हैं।
बात ये होती है कि हम लोग मई जून की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं महीना लिख दे रहा हूँ मई जून। मई जून का महीना है, ठीक है। आपको भी पता है कि मई जून के महीने में 21 जून के आसपास सूर्य कहाँ होता है, तो सूर्य होता है कर्क रेखा पर, जो कि आपके इस डायरेक्शन से होकर के, इस जगह से होकर के 23.5 डिग्री के आसपास से जाती है। सूर्य पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ सूर्य, ठीक है। तो ये है सूर्य 23.5 डिग्री के आसपास। अब आपको पता है कि 23.5 डिग्री के आसपास सूर्य है मई जून के महीने में, ठीक है। इसका मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, तो यहाँ पर विंटर चल रहा है, यहाँ क्या है, जाड़े जैसी स्थिति है। अब जाड़े जैसी स्थिति है तो मैंने बताया कि जब टेम्परेचर अधिक होगा तो लो प्रेशर होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जाड़े जैसी स्थिति है, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कम है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर हाई है। तो HP से लिख रहा हूँ हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब जैसी स्थिति है, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर भी लगभग 27-28 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपका लो प्रेशर बनेगा। LP से लिख रहा हूँ लो प्रेशर, कम दाब, ठीक। लेकिन जहाँ पर मई जून में ऊपर जहाँ पर सूर्य है ठीक कर्क रेखा के आसपास, वहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक कम दाब, अत्यधिक कम दाब, क्योंकि उच्च ताप होगा। तापमान कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, तापमान कितना बढ़ जाएगा, तो लगभग 42-45 डिग्री। तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर नहीं होता है, एक्सेसिव लो प्रेशर होता है। क्या होता है, ELP, अत्यंत ही कम दाब, अत्यंत कम दाब। अब देखिए ऐसी स्थिति में होता क्या है, बात शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है ना, कहाँ की ओर चलती हैं, पहुँचती हैं आपका सीधे आपके इक्वेटर के पास, ठीक है ना। पहुँची कहाँ पर, इक्वेटर के पास पहुँची, ठीक है, या डायरेक्टली इक्वेटर के पास पहुँचा दो, ऐसे ही इक्वेटर के पास पहुँचा दो, ठीक है ना। ये सारी पवनें इक्वेटर के पास पहुँची। और आपको पता है कि जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, किधर घूमेंगी, दाईं ओर घूमेंगी, तो ये घूमती हैं दाईं ओर। अच्छा, एक बात और कि ये यहाँ पहुँची क्यों, इसलिए पहुँची क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है ना। तो कम दाब वाले क्षेत्र की ओर वो पहुँच जाएंगी जो भी पवनें बह रही हैं, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें खींच करके, यानी कि कम दाब की ओर पहुँच जाएंगी, पहले इक्वेटर के पास पहुँचेंगी, लेकिन इक्वेटर के पास पहुँचते ही आपका जो फेरल का नियम है वो काम करेगा और तुरंत ही वो दाहिनी ओर अपने मुड़ जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ते ही उनको पता चलेगा कि कहीं पर अत्यंत कम दाब भी उपस्थित है, यानी कि एक्सेसिव लो प्रेशर है। कहाँ एक्सेसिव लो प्रेशर है, तो हिमालय के उस पार, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में कम दाब है और आपके थार के मरुस्थल के पास भी एक्सेसिव लो प्रेशर है। अब वो क्या होगा कि उत्तरी मैदान की ओर पहुंचने लगेंगी, मतलब थार मरुस्थल की ओर पहुंचने लगेंगी। अच्छा, पहुंचने के बाद होगा क्या, सबसे पहले हिट करेंगी आपके केरल वाले पोर्शन को, सबसे पहले हिट करेंगी केरल वाले पोर्शन को। अब इसको ब्रॉडली देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज ये हो रही है कि सूर्य की उपस्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, मई जून के आसपास की बात है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि दाब की स्थिति है, क्या है, एक्सेसिव लो प्रेशर, ELP कहाँ पर है, उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि थार वाले एरिया में भी है, ठीक है ना। और कहाँ पर है, विषुवत क्षेत्र में लो प्रेशर है, ELP नहीं है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है ना। तो कैसे पवनें चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गमन करेंगी। तीसरी चीज़ है कि स्रोत क्या है पवनों का, तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र जो है, और सिंक कहाँ कर रही हैं, यहाँ उतर कहाँ रही हैं वो पवनें, तो भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई।
तो मैंने आपको बता दिया एक्सेसिव लो प्रेशर कहाँ है, तो भारत के उत्तरी मैदानों में है। इस कारण हो क्या रहा है कि हाई प्रेशर से आने वाली व्यापारिक पवनें 0 डिग्री इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं तथा एक्सेसिव लो प्रेशर की ओर अत्यंत तीव्रता से आकर्षित हो जाती हैं। कैसे आकर्षित होती हैं? अत्यंत तीव्रता से आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भारत में मॉनसून पहुंचने का। ठीक है, अच्छा, जो मैंने कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं ये भी समझ लीजिए। कि मान लीजिए ये ज़मीन है, यहाँ पर आपका तापमान अधिक है। अब जब तापमान अधिक है दोस्तों, तो यहाँ पर दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक, दाब की कमी से मत समझिए, अब तापमान से ही समझ लीजिए। तापमान अधिक है, यहाँ की जो वायु राशियाँ होंगी वो क्या होंगी? गर्म होकर के हल्की हो जाएंगी। और हल्की चीज़ क्या होती है? ऊपर की ओर उठ जाती है, ऐसे समझ लीजिए। हल्की चीज़ क्या होगी? गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाएगी। आपको भी याद होगा कि जब आप अपने रूम में घुसते हो गर्मी के महीने में और फैन चलाते हो, सबसे पहले गर्म हवाएं लगती हैं। क्यों? क्योंकि पंखे के पास गर्म हवाएं होती हैं और उसको नीचे ढकेल देती हैं। ठीक है, समझ में आया? इसलिए आपको सबसे पहले क्या लगती है? गर्म गर्म से लगती है। फिर उसके बाद आपके कन्वेक्शन के नाते धीरे धीरे ठंड लगने लगती है। ठीक है, तो ये हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। अब ये हवाएं ऊपर आ गई, यहाँ पर आ गई, तो यहाँ क्या हो गया? वैकेंसी क्रिएट हो गया, यानी कि खाली स्थान हो गया। इसको भरने के लिए बाहर से पवनें जो है इस ओर आएंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था कि क्यों जो है लो प्रेशर की ओर हवाएं आती हैं। चलिए, अब एक चीज़ और अब समझनी है कि जब हवाएं आती हैं तो सबसे पहले आती कहाँ है? तो उसके लिए भारत का मानचित्र चाहिए, जो मैं कहीं ना कहीं लेके रखा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं नया ले लेता हूँ एक मैप। तो ये भारत का मैप है, सत्यप्रकाश सर के द्वारा बनाया हुआ। सबसे पहले हवा कहाँ पहुँचेगी? तो इस एरिया में पहुँचेगी, यानी कि इधर से हिट करेगी। ठीक है, इस तरह से हिट करेगी और बेसिकली नीचे से ही हिट करेगी। ठीक है, ये कब हिट करेगी? तो जून के पहले सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में यहां पर हवाएं हिट करेंगी। किस तट पर? तो मालाबार तट पर, मालाबार तट पर। ठीक है, अब होगा क्या कि जब यहां पर पड़ती है आपकी नीलगिरी हिल्स, जब मैंने हिल्स पढ़ाया था तो बताया था कि नीलगिरी हिल्स पड़ती है। ठीक है, अब नीलगिरी क्या करेगी? इसके पास टकराएगी और अन्य पहाड़ियों से टकराएगी और यहाँ पर बारिश होगी। सबसे पहले यहाँ पर बारिश हो रही है। ठीक है, और केरला में मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ की मिट्टी में निक्षालन पैदा कर देगी। क्या होगा? मूसलाधार बारिश, ठीक है ना, जो मिट्टी होगी वो निक्षालित हो जाएगी। निक्षालित मतलब कि ऐसे सपोज करो मिट्टी है, ठीक है ना, अब इसके अंदर कंकड़ पत्थर ऐसे छोटे छोटे होते हैं। ये वाला जो मिट्टी वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल नीचे बैठा देगी। ठीक है ना, तो सीधे कंकड़ीला पोर्शन जो है वो ऊपर आ जाएगा और मिट्टी वाला पोर्शन थोड़ा सा कंकड़ लिया हुआ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अब ये लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? तो केरल के क्षेत्र में पाई जा रही है। और ये किसके लिए अच्छी होती है? मसालों के लिए, कि ऊपर से थोड़ी पथरीली सी और अंदर जो है बहुत बढ़िया उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, अगली चीज़ क्या हो रही है? चूंकि यहाँ पर जो है हिल्स ऐसे ऐसे हैं, डायरेक्टली आपने देखा भी होगा बहुत सारी हिल्स जो है अलग अलग सी हिल्स ऐसे हैं। ठीक, तो यहाँ से दो भाग में हवाएं बट जा रही हैं। ठीक है, किन किन भागों में बट रही हैं पहले नाम समझना है। सबसे पहले बट रही है अरब सागर शाखा, यानी कि एक जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी किस डायरेक्शन में बट रही है? तो बे ऑफ बंगाल शाखा, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब आगे समझना है कि यहाँ पर कोई रुकावट तो है नहीं, तो ये बिल्कुल ऐसे होते हुए बिल्कुल इस डायरेक्शन में निकल रही है। और जब यहाँ पहुँच रही है तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, बरेल, मीरी, मिकिर, ये अबौर, यहाँ पर एक सेकंड, अबौर, मिशमी, इन सब के बीच में हवा क्या हो रही है? सपोज करो यहीं फंस जा रही है। ठीक है ना, हवा यहाँ पर फंस जा रही है। ठीक, तो ये अलग शाखा थी। अभी देखते हैं अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा ऐसे पश्चिमी घाट के पैरेलल पैरेलल चल रही है। ठीक है, पैरेलल पैरेलल चलती रहती है, बारिश करती रहती है। अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। आगे चलने के बाद 3 भागों में बट जाती है। ठीक है, 3 भागों में बट जाती है। ये तीनों शाखाएं हैं जिसमें यह जाकर के बट जा रही है। तो गुजरात शाखा में बटती है, अरावली में बटती है और आपका एक अरब सागर ही है। तो अरब सागर शाखा फर्दर 3 भागों में बट रही है। तो अब देखिए होता क्या है, अरब सागर वाली शाखा जब आगे बढ़ती है तो वहाँ पर आपका पश्चिमी तट मिलता है, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट पूरा
यहाँ पर मिलता है जो टूटा फूटा सा घाट है, मतलब कंटिन्यूअस घाट नहीं। तो यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन आंतरिक भागों में कम बारिश करती है। आंतरिक भागों का क्या मतलब है कि इस बगल जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको हिल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कुछ इस तरह से जो है पश्चिमी घाट है, तो जो भी हवाएं आती हैं वो टकराती हैं और बारिश करती हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है बारिश इसी सारे पोर्शन में हो जाती है, इधर बारिश नहीं होती। यानी कि अगर देखा जाए तो तमिलनाडु किस में आएगा, आपका अल्प वृष्टि में आएगा या वृष्टि छाया में आएगा। किस में आएगा? वृष्टि छाया, ये वाले प्रदेश वृष्टि छाया में आएंगे। थोड़ा सा और इधर कर लेना है, ये वाले प्रदेश वृष्टि छाया में आएंगे, और इधर का पोर्शन क्या आएगा, ये बढ़िया बारिश पाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि यही कंसेप्ट है कि वृष्टि छाया वाला यहाँ पर एरिया होता है, पश्चिमी तटों पर भारी बारिश होती है। इस कारण पश्चिमी तट में जो भी आपको वैसे भी आपको पता ही होगा कि ये जो है एक तरह का हॉटस्पॉट है, बहुत तरह की विविध वो पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी बनती है, ठीक है। आगे चलती है ये शाखा तो 3 भागों में बट रही है। एक है गुजरात शाखा, गिर से टकराती है, गिर के पोर्शन से टकराती है, और ये सौराष्ट्र में बारिश करती है लेकिन कच्छ में नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गिर से टकराकर सौराष्ट्र में बारिश, लेकिन कच्छ में नहीं। कच्छ में क्या हो जाता है, वृष्टि छाया एरिया हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, वृष्टि छाया एरिया। दूसरा होता है अरावली वाली, तो आपको पता है कि अरावली ऐसे फैली हुई है, तो ये देखिए अरावली शाखा अब इसी के ये पैरेलल ही जा रही है। तो जब पैरेलल रहेगी तो इसको अरावली रोकेगा नहीं, और जब रोकेगा नहीं तो बारिश नहीं होगी। इसीलिए राजस्थान के इस इलाके में बारिश नहीं होती है। मानसून ऊपर से जितना भी है वो ऊपर से निकल जाता है, पहुँचता है दिल्ली के पास, ठीक है। दिल्ली के पास पहुँचता है तो यहाँ पर है रायसीना, थोड़ा सा नीचे दिखाना था लेकिन चलिए मैं ऊपर ही दिखा दिया हूँ। तो थोड़ा सा नीचे रहेगा ये इलाका, ठीक है। तो रायसीना हिल्स है, छोटी हिल है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश करती है और सीधे पहुँचती है उत्तराखंड के पास, जहाँ शिवालिक से टकरा जाती है। तो दूसरी शाखा क्या होती है कि दूसरी शाखा रायसीना दिल्ली में हल्की बारिश, ठीक है ना, और शिवालिक में भारी उत्तराखंड में, ठीक है ना। और गुजरात का तो मैंने बता दिया था, ये सेकंड शाखा है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी वाली जो शाखा है ये आपके विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जाती है, मैकाल के आसपास बारिश करती है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं आपका बे ऑफ बंगाल वाली शाखा, तो इसको दूसरे मैप पर देख लेते हैं। तो आइए, ये जो बे ऑफ बंगाल वाली शाखा है जिसको कोई रुकावट नहीं थी, उसको सीधे यहाँ की गारो, खासी, जयंतिया, बरेल, इन सब हिल्स के पास पहुँचते ये क्या होती है, यहीं पर मडराने लगती है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये हवाएं फंस जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ अच्छा एक चीज़ मैंने जो इसमें नहीं बताई वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए, जब ये शिवालिक के पास पहुँचती है ना और शिवालिक में भारी बारिश करती है तो यहाँ पर ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड होता है, जिसको बोलते हैं ग्लॉफ, GLOF, ठीक है ना। यानी कि जो भी वहाँ पर ग्लेशियल लेक होती हैं उनके फटने के कारण जो बाढ़ आती है उन्हीं को हम लोग ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो जो बे ऑफ बंगाल वाली शाखा आती है उसमें कोई रुकावट नहीं है, आता ही ये क्या करती हैं, गारो, खासी, जयंतिया से टकराती हैं, और विशेष आकार के कारण, ये विशेष आकार में फंसाने के लिए ही बनी हुई हैं। यहाँ पर किर, अबोर, ठीक है ना, मिश्मी, ठीक है। तो इसी में इसको फंसा लेती हैं, और ये कम ऊंचाई के कारण ऊपर के जो कुछ मानसून निकलते हैं मिकिर से टकरा कर असम में बारिश करते हैं। कुछ मानसून क्या करेगा, मिकिर से टकरा कर असम में बारिश करेगा, और बाकी कहाँ कर देगा, मौसिनराम, चेरापूंजी इत्यादि स्थानों पर कर देगा, मेघालय में, ठीक है। तो ये देख रहे होगा मेघालय का ही एरिया है ये वाला ऊपर वाला, यहीं पर जो है हवाएं फंसी रहती हैं, ठीक। अब कुछ जो है ये गारो से जब टकराते हैं
तो कुछ पोर्शन इधर आता है जो कि आपके बांग्लादेश साइड में भी करता होगा, बंगाल में करता है और थोड़ा बहुत बिहार में बारिश करता है, और ये थोड़ा सा आगे आता है तो कुछ दिल्ली में करता है, लेकिन राजस्थान के पोर्शन में बारिश नहीं कर पाता है। वहीं जो अरेबियन सागर की शाखा थी जो कि शिवालिक में चली जाती है, वो जाने का प्रयास करती है दिल्ली के साइड में, लेकिन जा नहीं पाती है क्योंकि पहाड़ धीरे धीरे ऊंचे होते रहते हैं, तो इन इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। इसीलिए जो मतलब भारत का सबसे सूखा क्षेत्र है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा ड्राई डेजर्ट है, वो कहाँ पाया जाता है आपकी, तो वो लेह में ही पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखी जाती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है रिट्रीटिंग मानसून की, कि ये जो मानसून है कब लौटता है, ठीक है। फिर से एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ, मैंने ब्रीफ स्टार्टिंग से क्या क्या बताया है। देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं, जिसमें ये बताया है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, सूर्य है आपके कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, और उस स्थिति में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का है, तो उत्तरी भाग का है, और भारत में आप कह सकते हो थोड़ा सा मैदानी क्षेत्रों का भी है, लेकिन चूंकि थार में थोड़ा भी पानी नहीं है तो थार मरुस्थल का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक। तो वहाँ पर जो दाब है वो बहुत कम है, इसको बोलते हैं एक्सेसिव लो प्रेशर जोन, और वहाँ की सरफेस के पास की जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगती हैं, ठीक। वहीं आप ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ठंड पड़ रही है, और ठंड की स्थिति में हवाएं क्या होती हैं, भारी होती हैं और ज़मीन से सटी हुई होती हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो इक्वेटर की ओर भागती हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर गर्म हो रहा है जून के महीने में, और धीरे धीरे वहाँ की हवाएं ऊपर जा रही हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए कहीं से हवाएं आएंगी, तो आती हैं ऑस्ट्रेलिया के पास की जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो, और जैसे ही आती हैं तुरंत फेरल का नियम लगता है, वो दाहिनी ओर मुड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में आते ही, और ये कहाँ चली जाती हैं, ऊपर की ओर जाने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि यहाँ पर तो कम दाब है, लेकिन ऊपर की ओर एक्सेसिव लो प्रेशर है, यानी कि अत्यंत कम दाब है, तो उस ओर जैसे ही कूच करती हैं तुरंत इनको मिलता है आपका मालाबार का क्षेत्र। तो मालाबार के क्षेत्र में जाती हैं और पहली ही बार में अत्यंत बारिश करती हैं मतलब पहले ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं, और ज़्यादा बारिश करने के बाद वहाँ पर लीचिंग की फिनोमेना होती है, निक्षालन होता है मिट्टी का, और बनती है लेटराइट मिट्टी, जो कि मसालों के लिए, चाय के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर ये शाखाएं आगे चलती हैं तो दो भागों में बंट जाती हैं। क्यों बंट जाती है? क्योंकि वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, आपकी अन्नामलाई हिल्स हैं, कार्डेमम हिल्स हैं, वहाँ पर बंट जाती हैं। बंटने के बाद दो भागों में बंट रही हैं, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी वाली आगे जाती है और जा करके जो भी नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन हैं वहाँ पर फंसती है, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है। जबकि अरब सागर वाली पहले पश्चिमी घाट से टकराती रहती है, तो पश्चिमी घाट में बारिश करती है, लेकिन उसके आकार के कारण एक और वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है और एक और वृष्टि होती है, ठीक है। तो तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, आगे चल करके तीन भागों में बंटती हैं। एक होता है आपका अरब सागर शाखा, वही मतलब जो मैंने बता दिया, कहीं कहीं बारिश हो रही है, तो गुजरात शाखा एक होती है, दूसरी होती है आपकी अरावली, और तीसरी होती है आपकी जो कि विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र में चली जाती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र में जाने वाली पहाड़ियाँ, उनके बीच में बारिश करती हैं, और थोड़ा बहुत जा करके आपके मैकाल के पर्वत के आसपास बारिश करती हैं, जहाँ से कई सारी नदियाँ निकल रही हैं। वहीं जो आपकी गिर वाली शाखा होती है वो गिर से टकराती है, सौराष्ट्र में बारिश कर देती है, लेकिन कच्छ में बारिश नहीं करती है। वहीं जो इसके अलावा एक शाखा है अरावली शाखा, तो अरावली शाखा ये बीच वाली है, मैंने बताया कि अरावली का फैलाव ऐसा है, ठीक है, ये वाला अरावली है और ये अरावली शाखा है, तो इसके पैरेलल है, तो ये पैरेलली निकल जाती है, कहीं भी उसको रुकावट नहीं मिलती है, छिटपुट बारिश करती है, मोस्टली निकल जाती है, मतलब 90% से ऊपर निकल जाती है, 2-4% बारिश कर देती है, मतलब उसको मानेंगे कि नहीं बारिश कर रही है, ठीक है, और सीधे निकल जाती है। जाने के बाद दिल्ली के रायसीना हिल्स पर थोड़ी सी बारिश करती है टकरा करके, और उसके बाद उसके आगे निकलती है, उत्तराखंड के पास जाती है, जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में शिवालिक में बारिश करती है, जिससे कि जो ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड है वो भी आने के चांसेस रहते हैं, और पिछले कुछ समय में आपने देखा भी होगा। वहीं जो दूसरी शाखा है वो गारो खासी जयंतिया में फंस करके काफ़ी बारिश करती है, मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी में। कुछ जो पानी है वो मतलब कुछ जो बादल है वो गारो से टकरा करके बंगाल और बिहार, थोड़ा बहुत दिल्ली के साइड में बारिश करता है और फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऊपर की ओर जो अरेबियन शाखा है, मैंने अरेबियन का एक और पॉइंट बताया था कि अरब की सागर की शाखा ऊपर जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पाती, क्योंकि एरिया थोड़ा ऊंचा होता रहता है, ठीक है, तो नीचे ही बारिश करती है और वापस लौटने लगती है। अब आता है इसके बाद रिट्रीटिंग मानसून। इतना हमने पढ़ लिया मानसून का क्षेत्र, ठीक है ना। अब ये जानिए जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ क्या होगा,
आपका सूखा पड़ेगा। ठीक, तो सूखा कहाँ कहाँ पड़ रहा है? पहला तो थार की मरुस्थल रेगिस्तान में पड़ रहा है। दूसरा जो लेह लद्दाख का एरिया, वहाँ पर बारिश नहीं होती और सबसे ड्राई डेजर्ट वहीं पाया जाता है इंडिया का। अब आता है आपका रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून। यानी कि यही जो अभी तक बादल गया है या बारिश होने के लिए पौने लेकर के बादल गई हैं, वही लौटेगा। तो देखिए किस तरह से लौटेगा। एक अगर इंडिया की फोटो बनाई जाए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला किधर से लौटेगा, आप ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा करके समझाऊंगा। पहला जो है इधर से लौटेगा, जो गया था अरब सागर वाली जो गई थी। ठीक, तो इसके पास पानी ही नहीं है, क्योंकि अगर पानी होता तो ऊपर बारिश कर देता, ऊपर भी बारिश नहीं कर पाया, चढ़ भी नहीं पाया, तो टकरा करके तुरंत वापस लौटेगा। तुरंत का मतलब 1-2 महीने बाद। ठीक है, मतलब अभी तक हमने जुलाई से लेकर के सितंबर तक का पढ़ा, अब सितंबर के आसपास वो लौटना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसके पास पानी नहीं है तो कहीं भी बारिश नहीं करेगा, और अरावली किसी को रोकती नहीं है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आ रही है, तो बारिश ही नहीं होगी। ठीक है, तो पहली शाखा से कोई बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरी शाखा कौन सी है कि जो दिल्ली के आसपास आई थी, ये आपकी राजमहल की पहाड़ियों से टकराएगी और वापस जाते हुए कहाँ पहुँचेगी? बे ऑफ, तो राजमहल की पहाड़ियों से टकरा करके अब इधर ये बे ऑफ बंगाल की ओर मुड़ेगी, और बे ऑफ बंगाल से पानी क्या लेगी? यहाँ से नमी लेगी। ठीक है, नमी लेने के बाद मुड़ते हुए आएगी, कहाँ बारिश करेगी? तो थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में, मोस्टली तमिलनाडु के पोर्शन में बारिश करेगी। कहाँ बारिश करेगी? तमिलनाडु के मोस्ट ऑफ द पोर्शन में बारिश करेगी। क्या केरल में बारिश करेगी? तो केरल में बारिश नहीं करती है, केवल लौटता मानसून तमिलनाडु में बारिश करता है, और थोड़े हिस्से में आपका आंध्र प्रदेश में भी बारिश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि केरल इस समय वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है ना, लीवर्ड साइड में पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक काम और ये करती है कि ये जो हवाएं लौट करके आती हैं, ये जो आपका हिस्सा है, कौन कौन सा हिस्सा? उड़ीसा और मोस्ट ऑफ द उड़ीसा और आंध्र, यहाँ पर चक्रवात इन्हीं के कारण पैदा होगा, मतलब कि रिट्रीटिंग मानसून के कारण जो होता है चक्रवात आते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून किसको कह रहे हैं? ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखिए, जब फेरल के नियम से हवाएं मुड़ रही थी, तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम की दिशा से एंट्री ले रही थी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन जब हवाएं वापस लौट रही हैं, तो किस डायरेक्शन से लौट रही हैं? तो ये उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन से लौट रही हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है ना, या रिट्रीटिंग या वापस जाता हुआ लौटता हुआ मानसून। तो 80% बारिश जो है इसके द्वारा होती है, और लगभग 17 से 20% बारिश जो है इसके द्वारा होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, इसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस समझने के लिए हम लोगों ने ये जान लिया था कि वेस्टर्लीज क्या होती हैं। ठीक है, अभी आप समझो कि ये जो आपका अफ्रीका वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो अफ्रीका वाला पोर्शन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार। ठीक है, ये जो अफ्रीका वाला पोर्शन है, इसके ऊपर पड़ता है एक सागर जिसका नाम है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे सपोज करो ये इंडिया है। ठीक है, जब सूर्य आपका यहाँ रहता है जून के महीने में या मई के महीने में, ठीक है, तो जो वेस्टर्लीज चल रही हैं वो अपने प्लेस पर चलती हैं, यानी कि साइबेरिया के पास चलती हैं। ठीक है, यानी कि 30 से 35 डिग्री से लेकर के 60 से 65 डिग्री के आसपास चलती हैं। ठीक है ना, और तब भारत के क्षेत्र में ये वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें नहीं आती हैं, पश्चिमी विक्षोभ नहीं होता है। लेकिन सेम यही चीज़, जैसे जो साइबेरिया के पास से वेस्टर्लीज गुजर रही हैं, पछुआ पवनें गुजर रही हैं, जैसे ही सूर्य दक्षिणायण होता है, यानी कि भारत के क्षेत्र में जैसे ही सर्दी आती है, तुरंत ये पछुआ पवनें किधर आ जाएंगी? आपके हिमालयी क्षेत्र में आएंगी। कैसे आएंगी अब ये बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर है भूमध्य सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर के आसपास
लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन हो रहा है भूमध्य सागर के आसपास में, भूमध्य सागर पड़ता है और भी छोटे सागर हैं जैसे काला सागर, थोड़ी दूरी पे कैस्पियन सागर, आपको पता है सब पड़ रहे हैं। तो भूमध्य सागर के आसपास में लो प्रेशर जोन है। अब अफ्रीका के आसपास छोटे छोटे चक्रवात भी आते रहते हैं। ठीक है ना, ये हिंद महासागर और अरब सागर वाला जो थोड़े बहुत चक्रवात जो यहाँ भी आते रहते हैं। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायण होता है, मतलब जब सूर्य आपके नीचे की साइड आ जाएगा, तो जो अभी तक वेस्टर्लीज ऊपरी अक्षांश यानी कि 30 से 60 डिग्री के मध्य चल रही थी, वो शिफ्ट होकर के नीचे आती हैं, और जैसे ही नीचे आती हैं तुरंत यहाँ पर हिंदकुश और यहाँ हिमालय पर्वत मिल जाता है। ठीक है ना, यहाँ हिमालय पर्वत, यहाँ हिंदकुश, ठीक है ना, और अन्य पर्वत मिलते हैं। अब ये वेस्टर्लीज जो कि ऐसे बहते हुए आ रही हैं, ये भूमध्य सागर के आसपास जो लो प्रेशर जोन है या बहुत सारी जो भाप बन रही हैं, उन सबको उड़ा करके क्या करेंगी, लेती आएंगी, मतलब ऊपरी अक्षांश से लेकर के आएंगी। लेकिन जब इधर जो है दक्षिणायन होने से पूरी बेल्ट नीचे से शिफ्ट हो रही है, तो हिंदकुश के पास वो दो भागों में बट जा रही हैं। फिर से मैं एक बारी क्लियर करता हूँ। जैसे भूमध्य सागर के पास हो क्या रहा है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिक्स पर जैसे दो तरह की हवाएं बैठती हैं। देखिए, पोलर रीजन से, देखिए इस रीजन से, पोलर रीजन जो है, यहाँ से आती है आपकी ठंडी हवाएं और यहाँ से उड़ती हैं गर्म हवाएं, और ये दोनों मिलाकर के एक साइक्लोन निर्माण कर रही हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि मेडिटेरेनियन सी के पास में आ रहा है। ठीक है, अब मेडिटेरेनियन सी के पास में लो प्रेशर जोन भी बन रहा है, तो इसीलिए वो वहाँ पर उतरता है और फिर वहाँ से हवाएं फ्लो होती हैं जेट स्ट्रीम के द्वारा आगे की ओर। किधर की ओर, तो अपने ईस्ट साइड में फ्लो होती हैं, यानी कि इंडिया के साइड में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान के साइड में फ्लो होती हैं। ठीक है, और ये जब हवाएं फ्लो हो रही हैं तो अपनी नमी कहाँ से उठाती हैं, जो कैस्पियन सी बीच में पड़ रहा है जो मैंने आपको बताया, या काला सागर जो पड़ रहा है वहाँ से नमी उठाती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही हाइट पर चलने वाली हवाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो हिंदकुश में या फिर हिमालय उसके लिए अवरोध का काम करता है। अब हिमालय जब अवरोध का काम करता है तो हिमालय उसको दो भागों में टोटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो मैं इसको मैप में भी एक बारी दिखाऊंगा, लेकिन आप ये जान जाओ, दो भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जब दो भागों में डिवाइड कर देता है तो जो ऊपरी हिस्सा है हिमालय का, ठीक है ना, वहाँ पर स्नोफॉल होता है, यानी कि ऊपरी हिमालय में स्नोफॉल होता है, आंतरिक हिमालय में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, और आपके दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ये जाड़ों में बारिश करता है, जाड़े में बारिश करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया भी कि सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, यानी कि भारत में अब क्या है, जाड़े का समय चल रहा है, और सारी बारिश क्यों हो रही है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि भूमध्य सागर के लो प्रेशर जोन के कारण वहाँ पर उतरते हैं। कैसे उतरता है तो ये भी बता दिया कि ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं पोलर से, और नीचे से आने वाली गर्म हवाएं जब देखती हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर है तो वहाँ पर उतर जाती हैं, और जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो उसको बहा करके भारत, मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में ले आती हैं, और छिटपुट बारिश हर जगह होती रहती है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है इसी को हम लोग बोलते हैं आपका पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि पश्चिम से आ रहा है, और विक्षोभ यानी कि विक्षोभ की स्थिति ला रहा है या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि जो भी फिनोमेना नॉर्मल चलती है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ये भी हमने पॉइंट देख लिया। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, और अलग अलग हवाओं का नाम। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और जो भी टॉपिक होगा उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर कहीं समझ में नहीं आया है तो एक बारी फिर से कमेंट करिएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें जो कंफ्यूजिंग लगी हैं उसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।